हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम एटीसी एग्जाम में आने वाले सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एटीसी के सिलेबस में मेनली +1 एंड +2 क्लास का फिजिक्स एंड मैथ पूछा जाता है। +1 और +2 के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो मेनली हम अपना सिलेबस एनसीईआरटी की बुक से ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जो एग्जाम है यह ग्रेजुएशन लेवल का है। तो चाहे सिलेबस में वो +1 और +2 के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन नॉलेज आपको ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। तो इसलिए सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। इन बेसिक चीजों की नॉलेज अगर हमें होगी तब हम सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसा कि हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू 0 कंसीडर की जाती है। अब एक्स एक्सिस पर 0 के राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और लेफ्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली वाई एक्सिस पर ओरिजिन के ऊपर सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और ओरिजिन के नीचे सभी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम सभी पॉसिबल रियल वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल -2 इज ग्रेटर देन -3, -1 इज ग्रेटर देन -2, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड सो ऑन। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद हम एक फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x+1। यहाँ पर ये x+1 एक फंक्शन है। फंक्शन को हम एक तरह से मशीन कह सकते हैं। इस मशीन में x इनपुट है और y आउटपुट है। सपोज इस फंक्शन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने से y की वैल्यू आती है 2। तब हम कह सकते हैं कि इनपुट 1 देने से आउटपुट 2 आती है। सिमिलरली अगर हम इनपुट 5 देते हैं तो आउटपुट 6 आएगी। अब क्योंकि एक मशीन में हम कोई भी सुटेबल इनपुट दे सकते हैं, इसलिए ये जो इनपुट पैरामीटर x है इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट पैरामीटर। लेकिन जो हमारी आउटपुट y है वो हमेशा इनपुट x पर डिपेंड करती है। दैट्स वाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट पैरामीटर। अब हम एक चीज पर और ध्यान देते हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि किसी मशीन में हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। अब अगर हम इस मशीन की बात करें दैट इज y इज इक्वल टू x+1, तो यहाँ हम x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम एक ऐसा ही और फंक्शन या और मशीन देखें, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू √x+1, तो अब इस मशीन में इनपुट पर कंडीशन है। यहाँ इनपुट x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट डिफाइन नहीं होता है। तो अब अगर हम इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करें तो इस फंक्शन के लिए जो पॉसिबल x की वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं -∞ टू +∞। लेकिन इस फंक्शन के लिए जो x की वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0 टू ∞। तो यहाँ पर हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट विच कैन बी गिवन टू अ मशीन। In other words, we can say that domain is all possible values of x which can be given to a function। अब किसी भी मशीन के लिए जो सुटेबल इनपुट्स हैं उन सुटेबल इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हमें मिल सकती हैं उन सभी पॉसिबल आउटपुट को बोलते हैं रेंज। अब इस फंक्शन की रेंज हो सकती है -∞ टू +∞, बिकॉज y कैन गिव एनी रियल वैल्यू कोरस्पॉन्ड टू सुटेबल वैल्यू ऑफ x। अगर हम इस फंक्शन की बात करें दैट इज y इज इक्वल टू √x+1, तो इस केस में x की वैल्यू केवल पॉजिटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव वैल्यू का जो अंडर रूट होगा वो भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में कुछ ऐड होगा तो वो भी हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो इस फंक्शन की रेंज भी केवल पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन क्या पॉजिटिव में भी कुछ कंडीशन है? तो आंसर है यस, क्योंकि इस फंक्शन के केस में मिनिमम इनपुट x इज इक्वल टू 0 हो सकती है। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 का अंडर रूट 0 एंड 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ y की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 से छोटी वैल्यू इस फंक्शन की पॉसिबल ही नहीं है। फिर चाहे हम कोई भी सुटेबल इनपुट दे दें। सुटेबल इनपुट का मतलब क्या है? द इनपुट विच लाइज इन डोमेन। तो इस सब के बाद
आपको डोमेन, रेंज और फंक्शन का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर हमने जो फंक्शन देखा है वह बहुत ही सिंपल था, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1। लेकिन फंक्शन जिसको हम मशीन कह रहे हैं वह बहुत ही सिंपल होने के साथ साथ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 थी और इस फंक्शन में x की वैल्यू 1/2 थी। तो इस तरह से किसी फंक्शन में x की कोई भी पावर हो सकती है। अब क्योंकि मैं x प्लस 1 को एक फंक्शन बोल रहा हूँ तो इसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखने की बजाय मैं fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। इन दोनों का सेम मतलब है। यहाँ पर आउटपुट को हम y से शो कर रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट को हम fx से शो कर रहे हैं। और यही कारण है कि x एक्सिस और y एक्सिस में भी हम y एक्सिस को y ना लिखकर कई बार fx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देखते हैं। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। इसे हम fx की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो क्या हम इस फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। x की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए y रियल आए उसको हम डोमेन कहेंगे और उन सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के लिए y की जो वैल्यूज आ सकती हैं उसे हम रेंज कहेंगे। यहाँ पर अब इस फंक्शन के लिए हम पूरी डोमेन और रेंज फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं, हम जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन की डोमेन में लाई करता है या नहीं करता है। तो हम x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या y की वैल्यू रियल आती है। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें मिलता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0/0। 0/0 इज द वैल्यू विच लाइज नोवेयर ऑन x एक्सिस और y एक्सिस। तो इसलिए 0/0 को हम अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। तो इससे अब यह बात तो पक्की है कि 1 इस फंक्शन की डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम एक चीज और चेक करके देखते हैं कि अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम पुट करते हैं तब y की वैल्यू क्या आती है, और अगर हम x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है। सपोज हम पुट करते हैं 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 0.9999, तो यह पुट करने पर y की वैल्यू आती है 1.9999। और अगर हम x की वैल्यू को 1 से थोड़ा ज्यादा पुट करते हैं, सपोज 1.0001, तब y की वैल्यू आती है 2.0001। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं x की वैल्यू 1 माइनस और 1 प्लस के लिए लगभग सेम है और वो है 2। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 माइनस इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 प्लस इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन का अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो वो ग्राफ इस तरह का आ सकता है जहां y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लस और 1 माइनस के लिए 2 होगी और एग्जैक्ट 1 के लिए वैल्यू कुछ भी नहीं होगी और उसे हम इस तरह एक होल से मार्क कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर नोन एज लिमिट प्रॉब्लम एंड वी कैन से दैट this function is not defined for x is equal to 1, but this function is defined when x tends to 1. x tends to 1 means when x value is very near to 1, that is little bit smaller than 1 or little bit greater than 1. और क्योंकि इन वैल्यूज को पुट करने पर 2 आता है तो इसलिए हम लिख सकते हैं the value of function when x tends to 1 is equal to 2. अब सपोज कीजिए एक सिचुएशन ऐसी बनती जिसमें अगर हम x को 1 प्लस पुट करते तब तो 2 आता और अगर 1 माइनस पुट करते तो सपोज कीजिए 10 आता। तो उस केस में हम कह सकते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम रिवाइज करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट कब आता है? जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, मीन्स वह फंक्शन 0/0 की फॉर्म देता है तब। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस फंक्शन को उस x की वैल्यू जिसके लिए वह फंक्शन डिफाइन नहीं है उससे थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर देखते हैं। अगर थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए अगर वह फंक्शन सेम वैल्यू देता है तो इसका मतलब उस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी के लिए वैल्यू आ रही है वही उस लिमिट का आंसर होता है। लेकिन अगर दूसरा केस बनता है
जिसमें थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करने पर जो आउटपुट है वो सेम नहीं आ रही है, तब हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी तक हमने फंक्शन, उसकी डोमेन, रेंज और लिमिट के बारे में जाना है। अब कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए y = x+1। इसमें क्योंकि x और y की पावर 1 है, तो इसलिए यह एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी शो करता है। अगर किसी इक्वेशन में x और y की पावर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यह इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे शो करती है, तो उसे हम चेक करने के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ x = 0 then y would be 1. This is first point. If x = 2 then y would be 3. If x = 3 then y would be 4 and so on. अब अगर हम इन पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस पर शो करते हैं तो for x = 0, y = 1 means point will be here, 1, 2 point will be here, 2, 3 point will be here and so on. If we connect all these points then we will get a straight line. That's why we can say this equation is a straight line equation. स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वह होती है y = mx + c। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना है तो हमें मिनिमम 2 पासिंग पॉइंट चाहिए। इसका मतलब है अगर हमें 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं तो हम एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका लाइन को फिक्स करने का है कि एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो और दूसरा उस लाइन का एंगल दे रखा हो विद एक्स एक्सिस। इस केस में भी लाइन फिक्स है, बिकॉज अगर हम लाइन को थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो पासिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा और रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो एंगल चेंज हो जाएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर पासिंग पॉइंट एंड पर्टिकुलर एंगल दिस लाइन इज फिक्स्ड। तो इसलिए एक पासिंग पॉइंट और एंगल की हेल्प से भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है वह डिसाइड करता है कि उस लाइन का स्लोप कितना है। स्लोप का मतलब है झुकाव। अगर मान लीजिए वह कम डिग्री का एंगल बनाती है तो झुकाव कम है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है झुकाव भी बढ़ता है, मीन्स स्लोप भी बढ़ता है। स्लोप को डिफाइन किया जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा से। अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब उसका स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, मीन्स m = टेंजेंट ऑफ थीटा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है दैट इज y = mx + c, इसमें m ये टेंजेंट थीटा ही होता है और c होता है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू x = 0। पासिंग पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू x = 0 को हम y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर y एक्सिस इज इंटरसेप्टेड। तो इस इक्वेशन में अब हमें m का भी पता है और c का भी पता है। m इज द स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा एंड c इज द y इंटरसेप्ट दैट इज पासिंग पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू x = 0। अब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने की दूसरी टेक्निक को देखें, जिसमें सिर्फ 2 पासिंग पॉइंट दिए होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें इन 2 पासिंग पॉइंट का यूज करके m निकालना होगा। वो m बहुत ही सिंपली निकल सकता है बाय सेइंग change in y divided by change in x, means perpendicular divided by base. So change in y would be y2 minus y1 divided by change in base would be x2 minus x1. So this is equal to tangent of theta and this is equal to m. तो अब इस इक्वेशन में हमें c की वैल्यू और निकालनी है, क्योंकि हमें पासिंग पॉइंट दे रखा है तो c की वैल्यू मीन्स y इंटरसेप्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट इस गिवन पासिंग पॉइंट को इस इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करवाइए तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो दीज आर द 2 वेज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के कुछ स्पेशल केस भी देख लीजिए। सपोज कीजिए कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है जो x = 2 पर कट करती है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x = 2। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और y = 3 पर कट करती है तो इसकी इक्वेशन होगी y = 3। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन होगी y = mx, क्योंकि इसमें c की वैल्यू मिस y इंटरसेप्ट हैज बिकम 0। जो ये x एक्सिस होती है, क्योंकि यह एक्सिस भी एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन होती है y = 0। जो y एक्सिस होती है इस लाइन की इक्वेशन होती है x = 0। जैसे जैसे लाइन का एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस बढ़ता है वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ता है। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो एंगल 0 होता है, इसलिए स्लोप टेंजेंट 0 = 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं स्लोप बढ़ता है,
और जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो उस केस में टेंजेंट 90 इनफाइनाइट हो जाता है, मीन्स उस केस में स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। उसके बाद अगर एंगल बढ़ता है, मीन्स एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो क्योंकि टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक थंब रूल हम कह सकते हैं, तो ये लाइनें जिनका झुकाव इस तरफ होता है उनका स्लोप पॉजिटिव होता है, और ये लाइनें जिनका झुकाव नेगेटिव एक्स की तरफ होता है उनका स्लोप नेगेटिव होता है। तो सिंपल एक लाइन को देख के हम बता सकते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जैसे हमें स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट फंक्शन का यूज किया, टेंजेंट फंक्शन की तरह ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेंजेंट एंड साइन का इनवर्स कोसिकेंट, कोस का इनवर्स सीकेंट एंड टेंजेंट का इनवर्स कोटेंजेंट। तो हमें इन 6 फंक्शन का कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। क्योंकि हम सभी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंगल हैं जिनके लिए तो हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज का पता होना ही चाहिए। वो एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस फंक्शन के लिए कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 0। याद करने के लिए हम साइन फंक्शन वाली लाइन को अगर रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें तो कोसाइन की वैल्यू मिलती है। अब टेंजेंट की वैल्यू लिखने के लिए, क्योंकि टेंजेंट फंक्शन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है, तो इसलिए हम साइन फंक्शन की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं कोस फंक्शन की वैल्यू से, तब हमें टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है। और डिवाइड करने पर हमें मिलता है टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 90 इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। इसी तरह से हम कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोसिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए साइन वाली वैल्यू का इन्वर्स कर दीजिए, सीकेंट वाली वैल्यू निकालने के लिए कोस वाली वैल्यू का इन्वर्स कर दीजिए और कोटेंजेंट वाली वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंट वाली वैल्यू का इन्वर्स कर दीजिए। इस तरह अब हमने 0 से 90 डिग्री के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए सभी फंक्शन की वैल्यूज को याद कर लिया है। क्योंकि अब हमें पता है, लेकिन अब हमें पता है कि एंगल 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू का एंगल दे रखा है, तो सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि उस एंगल को 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की रेंज में लाया जाए। तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को 90 डिग्री की रेंज में लाने के लिए सबसे पहले इस रूल का ध्यान रखिए। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। एक्स एक्सिस इज कोरस्पॉन्ड टू एंगल 0 डिग्री एंड दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस इज कोरस्पॉन्ड टू एंगल 90 डिग्री। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट where angle range lies between 0 to 90 degree. This is second quadrant where angle range lies between 90 degree to 180 degree. This is third quadrant from 180 to 270 degree. This is fourth quadrant from 270 to 360 degree. So in this way, from 0 to 360 degree, we complete one circle. If angle is more than 360 degree, then it means we have completed one circle and now we are moving other circle. For example, if angle is 720 degree, then it means we have completed two circle because 360 degree plus 360 degree is equal to 720. Now after doing this, what we have to remember, in first quadrant, all trigonometric functions are positive. In second quadrant, only sine and cosecant is positive. In third quadrant, only tangent and cotangent is positive. In fourth quadrant, cosecant and secant function is positive. Now what does it means? Suppose we want to find tangent of 225 degree because 225 degree lies in third quadrant and in third quadrant tangent function is positive. So it is 100% sure that tangent of 225 degree will give positive value. Whatever the value, but value would be positive. Suppose we want to calculate cosine of 225 degree. Again 225 degree lies in third quadrant, but in third quadrant cosine function is negative. So it is 100% sure that cosine of 225 degree would be negative value. Whatever the value, but its value would be negative. We should take care one more thing. हम एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो एंगल को नेगेटिव लिया जाएगा। सपोज कीजिए इस लाइन का एंगल 150 डिग्री है। ये 150 डिग्री तब है जब हमने इस एंगल को एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। सेम एंगल को अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल यह बनता है, और यह एंगल होगा 360 माइनस 150 और 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स 210 विद नेगेटिव साइन। सो 150 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 210 डिग्री। इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी एंगल विद नेगेटिव साइन ऑल्सो। तो अब हमें यह तो पता चल गया है कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए कोई फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह अराइज होता है कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ऊपर का है तो उसको 90 डिग्री की रेंज में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए हम मेनली दो एंगल का यूज करते हैं, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर मान लीजिए कोई एंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे 180 डिग्री। अगर एंगल की वैल्यू 180 से कम है देन वी विल यूज 180 डिग्री माइनस समथिंग, और 180 से ज्यादा है देन 180 डिग्री प्लस समथिंग। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है देन वी विल यूज 360 डिग्री माइनस समथिंग, और अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह ऑलरेडी 90 डिग्री से कम होगा। अब सपोज कीजिए हमें कोसाइन 225 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 225 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। मींस यह 100% श्योर है कि इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी ही आएगी। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इस 225 डिग्री को 90 डिग्री की रेंज में लेके आना। अब क्योंकि यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम 180 का यूज करेंगे। 225 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45। सो इट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 180 डिग्री से अगर कोई भी ऑपरेशन होता है कम या ज्यादा का तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस ऑफ 45 डिग्री, एंड कोस ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2। एंड वी हैव ऑलरेडी सेड cosine of 225 degree is always negative. So final answer for cosine of 225 degree is equal to minus 1/√2. Suppose we want to find tangent of 225 degree. So this is third quadrant angle. In third quadrant tangent is positive. So our final answer would be positive. This is sure. Now convert 2 to 5. That is we can write tangent of 180 degree plus 45 degree, and this is equal to tangent of 45 degree, and this is equal to 1, means plus 1. Tangent of 2 to 5 degree is equal to plus 1. We take one more example. Suppose we want to calculate sine of 330 degree. So 330 degree lies in fourth quadrant. In fourth quadrant sine is negative, so its answer would be negative. This is damn sure. Now transform the angle. Because 330 degree lies in fourth quadrant, that's why we will use 360 degree to transform it. 330 degree can be write 360 minus 30. So sine of 360 minus 30, and it would be equal to sine of 30 degree. But क्योंकि हमें पता है कि इसका फाइनल आंसर नेगेटिव आना है, then it would be equal to minus sine of 30 degree, and answer would be minus 1/2. So friends, in this way we should know any trigonometric function correspond to any angle. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और बेसिक्स को स्टडी करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. If you have any doubt, ask in comment section. Thanks for watching. Goodbye.